वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 602 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से MCQs भी आते हैं और क्वेश्चन एंड आंसर भी। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले ये कि व्हाट इज़ इनोवेशन। अब इनोवेशन क्या है? इनोवेशन का लफ्ज़ आप सुनते हैं। सो इनोवेशन, क्रिएटिविटी और एंटरप्रेन्योरशिप ये आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं, क्लोजली रिलेटेड टर्म्स हैं। लेकिन अगर हम इनोवेशन की बात करें, इसको अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो इनोवेशन का मतलब क्या है कि ट्रांसलेट कर देना एक आइडिया को या इन्वेंशन को गुड्स या सर्विस के अंदर। अब आइडिया जो है आ सकता है, कई सारे लोगों के जहनों में आइडियाज़ आते हैं और यूनिक आइडियाज़ भी आते हैं, लेकिन अगर उसी आइडिया को हम ट्रांसलेट कर देंगे गुड्स या सर्विस के अंदर तो फिर वो इनोवेशन बन जाएगा। सो आइडियाज़ को ट्रांसलेट करने के बाद ही इनोवेशन जो है वो बनता है गुड्स या सर्विस के अंदर, इनके उसको कन्वर्ट कर दिया जाए। आइडिया जो आया उससे गुड्स या सर्विस बना दी गई और ऐसी गुड्स या सर्विस बनाई जाएगी जिससे वैल्यू क्रिएट होगी, जिसके लिए कस्टमर फिर पे भी करेंगे, यानी कि कस्टमर की वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस बनेगी। सो ज़्यादातर जो फर्म्स होती हैं वो जाती हैं इंक्रीमेंटल इनोवेशन के साथ। सो इनोवेशन भी कई तरह के होते हैं, तो ज़्यादातर फर्म जाती हैं इंक्रीमेंटल इनोवेशन के साथ, एग्जिस्टिंग मार्केट और एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ। और डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन जो कि रिलेट करता है इम्प्लीमेंट करने के साथ न्यू प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजीज़ जो है एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर। और अगर हम बात करते हैं आर्किटेक्चरल इनोवेशन की, तो जितनी भी जाइंट कंपनीज़ हैं जैसे कि अमेज़ॉन और गूगल वगैरह ये करती हैं और ये क्या करते हैं, ये लेते हैं उनकी डोमेन रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ है उसको, एक्सपर्टीज़ को और स्किल्स को, और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं उसको डिफरेंट मार्केट्स के अंदर। और रेडिकल इनोवेशन भी होती है, ये भी टाइप है इनोवेशन की जिसके अंदर विच पीपल एक्चुअली थिंक, जो कि लोग एक्चुअली तौर पे सोचते हैं एज एन इनोवेशन स्टीरियोटिपिकली, और ये रेयरेस्ट टाइप होती है इनोवेशन की। सो सस्टेनिंग इनोवेशन होता है जिसके अंदर क्या होता है कि इम्प्रूव किया जाता है, जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी होती है उसको इम्प्रूव किया जाता है। नाउ दी व्हाट इज़ क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि क्रिएटिविटी वो होती है जो कि डिस्टिंग्विश करती है ह्यूमंस को दूसरी क्रिएचर्स से, दूसरी जो भी मखलूक हैं उससे अलहदा करती है ह्यूमंस को, क्योंकि ह्यूमंस जो है ज़ाहिर बात है क्रिएटिव हैं। और बिजनेस मैनेजर और एंटरप्रेन्योर जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं क्रिएटिविटी में, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये लिंकेज है इनोवेशन के साथ, जिससे अल्टीमेटली तौर पर नई प्रोडक्ट भी आती है, प्रोसेसेस होते हैं, फर्म ग्रोथ होती है, स्ट्रॉन्गर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, यानी कॉम्पिटिटर के ऊपर भी एडवांटेज होगा। क्रिएटिविटी होगी तो उसकी वजह से कॉम्पिटिटर के ऊपर एडवांटेज भी होगा। उसके बाद ये कि बैरियर्स टू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, बैरियर्स भी आते हैं, ज़ाहिर बात है क्रिएटिविटी, वरना हर कोई ज़ाहिर बात है क्रिएटिविटी की तरफ जाए। फिजिकल बैरियर होते हैं जिसके अंदर पर्सनैलिटी शामिल है, लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं होती। इसके अलावा बिहेवियर का बैरियर होता है, सोशल प्रेशर भी होता है, सोसाइटी की तरफ से दबाव होता है, लैक ऑफ पैशन होता है कई लोगों के अंदर, लैक ऑफ डायरेक्शन होती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कर तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन उनको डायरेक्शन सही नहीं मिल रही होती है। फेयर ऑफ फेलियर भी होता है, ज़ाहिर बात है लोग डरते भी हैं आगे बढ़ने से कई सारी चीज़ों में, और उनको बैक नहीं किया जाएगा तो तब और ज़्यादा डर होता है उनका, और वो पहले से एजम्पशन भी कर लेते हैं कि भाई जो है ये कामयाब ना हो पाए, तो इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं। इसके अलावा जो कल्चर बैरियर की अगर हम बात करें तो उसमें फिर जाहिर बात है लैक ऑफ ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग का ना मिलना। इसके अलावा मिस गाइडिंग इंस्ट्रक्शन, अब लोग ऐसे कल्चर में अगर जाहिर बात है आपको सपोर्ट नहीं मिल रही तो कई ऐसे लोग मिलेंगे जो मिसगाइड कर रहे होंगे आपको। और इसी तरह से लैक ऑफ मोटिवेशन भी है, लोग मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट करते हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं। बेसिक एबिलिटी की कमी होना एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज का अवेलेबल ना होना, रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड हैं वो ना मिलना। कल्चर को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो कल्चर क्या है? कल्चर को कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है जैसे कि शेयर्ड वैल्यूज़, बिलीव्स और जो प्रैक्टिसेस होती हैं लोगों की आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती वैल्यूज़ होंगी, बिलीव्स होंगे और प्रैक्टिसेस होंगी जब एक कल्चर होगा तो। फिजिबिलिटी बैरियर्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि ब्लर आइडियाज़ होते हैं, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और बिजनेस मॉडल फिजिबिलिटी। आइडिया जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ब्लर आइडियाज़ से जो है वो नतीजा नहीं आएगा क्रिएटिव प्रोडक्ट या सर्विस का। ये जो है प्रैक्टिकल होना चाहिए और कन्वर्ट हो सके, ये जो है किया जा सके फिजिकल प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर। और नॉलेज और एक्सपीरियंस बैरियर जो होते हैं इसमें क्या होता है कि लैक ऑफ प्रायर नॉलेज का होना, कमी होना प्रायर नॉलेज की, एक्सपीरियंस जो होता है उसकी भी कमी होना और लैक होना है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा प्रायर नॉलेज जो है डोमेन की और एक्सपीरियंस की इन दी डोमेन वो जो है इन्हेंस कर सकती है, यानी कि पहले से ही अगर नॉलेज है डोमेन और एक्सपीरियंस की
डोमेन की जो प्रायर नॉलेज है और एक्सपीरियंस का होना डोमेन के अंदर, उससे ज़ाहिर बात है क्रिएटिविटी के अंदर जो है वो इजाफा हो सकता है। और रेगुलेटरी और जो प्रोसीजरल बैरियर है उसके अंदर लॉज एंड पॉलिसीज़ शामिल है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और एक्सेस होना जो रॉ मटेरियल है और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं ज़ाहिर बात है वो भी। नाउ द बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल। सो जब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करते हैं न्यू बिज़नेस का, तो वो पहले अब स्टार्ट करते हैं जो अवेलेबल रिसोर्सेज या जो भी मीन्स होते हैं उन्हीं से स्टार्ट करते हैं, जो कुछ अवेलेबल है उसके साथ करेंगे, ज़ाहिर बात है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जब करते हैं। और बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल बताता है कि बिज़नेस को स्टार्ट किया जाए ऐसे मीन्स या रिसोर्सेज से जो करंटली अवेलेबल हों। अब जो अवेलेबल है उनके साथ जाया जाए, ये नहीं हो कि जो अवेलेबल नहीं है उसकी तरफ भागा जाए। और अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं, एज फॉर एज फैक्चुअल एंटरप्रेन्योर आर कंसर्न, ये जो है क्या करते हैं, इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ये जाते हैं अफोर्डेबल लेस की तरफ, इंस्टेड के मैक्सिमाइज करें प्रॉफिट। सो ये जो डिसीजन करते हैं ऑन वाट दे कैन अफोर्ड, जो कुछ ये अफोर्ड टू लूज़ कर सकते हैं, ना कि ये कि एक्सपेक्ट करें कुछ करना। सो यही अफोर्डेबल प्रिंसिपल बताता है, यानी कि ये इस ऐसे डिसीजन की तरफ जाएंगे जो कि ये अफोर्ड कर सकते हैं लूज़ करना। और क्रेजी काइल प्रिंसिपल की हम बात करें, सो इसका फोकस है बिल्ड करने के ऊपर पार्टनरशिप, इंस्टेड के कंपटीशन को बीट किया जाए, कंपटीशन को बीट करने के बजाय, मुकाबला करने के बजाय कॉम्पिटिटर वगैरह का पार्टनरशिप जो है वो बिल्ड की जाए। और लेमिनेट प्रिंसिपल है, अब लेमिनेट तो कहते हैं नींबू पानी को। सो देयर इज़ अ फेमस प्रोवर्ब, एक फेमस प्रोवर्ब है कि अगर लाइफ आपके साथ लाइफ डील्स यू लेमन, तो आप क्या करें, लेमिनेट बना लें। सो लेमिनेट प्रिंसिपल जो है एफेक्चुएशन का बताता है कि एंटरप्रेन्योर को एम्ब्रेस करना चाहिए जो भी सरप्राइज़ हैं, जो भी अचानक से होने वाली चीज़ें हैं जो कि आती है अनसर्टेन सर्कमस्टेंसेस से, फ्लेक्सिबल होते हुए करना चाहिए। इंस्टेड के वो जो सेट गोल्स है उससे जुड़ा रहे, सेट गोल से ना जुड़ा रहे, बल्कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए उसको। और पायलट इन दी प्लेन प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, सो जो डिज़ायर है सेल्फ कंट्रोल की, वो इसी तरह ओल्ड है जैसे कि ह्यूमन खुद है। रिसर्च शो करती है कि ह्यूमन जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि कंट्रोल करें हर उस चीज़ को जो उनकी लाइफ में है जब से हिस्ट्री की शुरुआत हुई है। सो आज की दुनिया के अंदर जो मैकेनिज़्म, प्रोसेसेस और इंस्ट्रूमेंट है कंट्रोल के लिए, कंट्रोल स्ट्राइविंग के लिए, वो डिफरेंट हैं उसके मुकाबले में जो पास थे, लेकिन इश्यूज जो है वो सेम रहे हैं। और साइकोलॉजिकल रिसर्च स्टडी शो करती है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है कंट्रोल स्ट्राइविंग का वो डायरेक्टली रिलेट करता है फंक्शनिंग या परफॉर्मेंस से। सो स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो एक ऐसा एक्शन प्लान है जो कि सिंक्रोनाइज करता है टेंजिबल और इनटेंजिबल रिसोर्सेज, और जो है अचीव करने के लिए एक सेट टारगेट जो है सुपीरियर परफॉर्मेंस के लिए। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो क्या है, ब्रांच है मैनेजमेंट की और एसेंशियल है मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल टेंजिबल और जो इनटेंजिबल रिसोर्सेज हैं। टेंजिबल वो जिनको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं फिजिकली, इनटेंजिबल वो होते हैं जो कि फिजिकली तौर पे आप उनको टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते। सो मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन के टेंजिबल और इनटेंजिबल रिसोर्सेज ताकि अचीव किया जाए उसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो है सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए इंडस्ट्री में। और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस मेथड है जिसके ज़रिए एंटरप्रेन्योर असेस करते हैं उनके आइडिया की वायबिलिटी और इम्प्लीमेंट करते हैं कि अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी जो कि इंश्योर कर सकता है सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वेंचर का। सो विजन स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, विजन स्टेटमेंट भी बनाती है ऑर्गेनाइजेशन और मिशन स्टेटमेंट भी। विजन स्टेटमेंट डिफाइन करता है एंटिसिपेटेड फ्यूचर ओरिएंटेशन जो है बिजनेस वेंचर का। सो ये फ्यूचर का बारे में एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिफाइन करता है जो एंटिसिपेटेड फ्यूचर ओरिएंटेशन है, जबकि मिशन स्टेटमेंट आउटलाइन करता है कंपनी के जो बिजनेस है ऑब्जेक्टिव और उसका जो अप्रोच है रीच करने के लिए उन ऑब्जेक्टिव्स को। स्ट्रेंथ्स की हम बात करते हैं। सो स्ट्रेंथ क्या होती है, पॉजिटिव इंटरनल फैक्टर होते हैं जो कि एक बिजनेस वेंचर यूज़ कर सकता है अचीव करने के लिए उसका विजन, मिशन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेंथ होती है और वीकनेस होती है, उसकी प्लस पॉइंट कह लें हम वो चीज़ जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर एक स्ट्रेंथ है तो हो सकता है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पास ना हो वो स्ट्रेंथ, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से हम कह लें पक्की होती है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, हम एक नॉर्मल एक लेमन लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं। और वीकनेसेस से मुराद नेगेटिव इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि रोकते हैं बिजनेस वेंचर की कैपेबिलिटी को कि वो अचीव करे उसका विजन, मिशन
गोल्स और ऑब्जेक्टिव। वीकनेसेस होती हैं जिस तरह ह्यूमंस की वीकनेसेस होती हैं कई सारी, तो ऑर्गेनाइजेशन की भी वीकनेसेस होती हैं। कुछ ऐसे ज़ाहिर बात फैक्टर्स होते हैं जो कि फिर रुकावटें बनती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन उसके मिशन, विजन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे। अपॉर्चुनिटीज़ होती है, अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट जो है वो आउटसाइड होती हैं, बाहर से मिलती हैं। तो ये पोटेंशियल ऑप्शंस होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, यानी कि ऐसे ऑप्शंस जो कि गेन करेगी ऑर्गेनाइजेशन तो उसको फ़ायदा ही होगा, और इनको एक्सप्लॉइट करते हुए ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सकती है मिशन, विजन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। और थ्रेट्स जो है वो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो कि रोकती है बिजनेस वेंचर कैपेबिलिटी के वो अचीव करें मिशन, विजन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और गोल्स की अगर हम बात करते हैं, ब्रॉड लॉन्ग रेंज एट्रीब्यूट्स हैं जो कि बिजनेस क्या करता है, सीख करता है कि वो एकम्प्लिश करे। और गोल जो है जनरल होने चाहिए और कभी कभी इवन के एब्स्ट्रैक्ट भी होने चाहिए। तो गोल जो है जनरल हो, स्पेसिफिक नहीं होने चाहिए। और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। अच्छा, गोल जनरल जबकि ऑब्जेक्टिव जो है वो स्पेसिफिक। और प्रिसाइज और क्वान्टिफाइबल प्लान होता है परफॉर्मेंस का, एड्रेस करता है ये कुछ एरियाज़ को जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ और दूसरे जो की एस्पेक्ट्स होते हैं एक बिजनेस के। स्ट्रेटजी की बात करें हम, स्ट्रेटजी का वर्ड आप सुनते हैं स्ट्रेटजिक प्लानिंग वगैरह का, क्रिकेट में भी ये वर्ड यूज़ होता है। अब ये जो एक एक्शन प्लान होता है जो कि सिंक्रोनाइज करता है टेंजिबल और इंटेंजिबल रिसोर्सेज को, और अचीव करने के लिए एक सेट टारगेट की, जो टारगेट सेट किया गया हमने ये अचीव करना है ताकि सुपीरियर परफॉर्मेंस के लिए। और कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी की बात करें, एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर एंटरप्रेन्योर स्ट्राइव करता है, कोशिश करता है कि वो हो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर उसके कॉम्पिटिटर के मुकाबले में भी इंडस्ट्री में, यानी कि वो लो कॉस्ट के ऊपर प्रोड्यूस कर सके अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले में। और डिफ्रेंशिएशन स्ट्रेटजी की बात करें तो इसके अंदर एंटरप्रेन्योर क्या करता है, बिल्ड करता है कस्टमर बेस जो है पोजीशन करते हुए उसकी प्रोडक्ट या सर्विस एक यूनिक या फिर डिफरेंट फैशन के अंदर, जहाँ पर कस्टमर जो है वो वैल्यू भी देता है उसकी डिफ्रेंशिएशन को। फोकस स्ट्रेटजी की बात करें तो ये तब होती है जब एक एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट करता है एक या ज़्यादा नैरो मार्केट सेगमेंट की सर्व किया जाए। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो इसका सिंपल मतलब तो ये कि कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक एडवांटेज जो है इसको डिफाइन किया जाता है एज ए यूनिक एडवांटेज जो है कॉम्पिटिटर के ऊपर, जो कि एक एंटरप्रेन्योर को हासिल होता है ऑफर करते हुए कंज्यूमर को ग्रेटर वैल्यू, चाहे कॉस्ट के हिसाब से हो या फिर प्रोडक्ट या सर्विस में डिफ्रेंशिएशन हो, यानी कि या तो कम कॉस्ट पे देंगे या फिर कुछ अलग चीज़ होगी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर। और ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी की हम बात करें तो ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी होती है और रेड ओशियन, ब्लू ओशियन होगी तो यहाँ पर इसमें क्या होगा कि क्रिएट किया जाए अनकॉन्टेस्टेड मार्केट स्पेस एंड मेक द कंपटीशन इररिलेवेंट। ब्लू ओशियन में क्या होता है, कंपटीशन नहीं होता, इसलिए इसको ब्लू ओशियन कहते हैं। ओशियन ब्लू है एक तरह से, यानी कि खाली है, हम कह सकते हैं कि जब ओशियन खाली होता है तो क्या होता है, वो ब्लू होता है। सो बिज़नेस आइडिया एंड बिज़नेस प्लान की हम बात करें तो बिज़नेस प्लान एक टूल होता है जो कि असिस्ट करता है कनेक्टिविटी बिज़नेस आइडिया की और फिज़िकल बिज़नेस की। बिज़नेस आइडिया आता है लोगों को, लेकिन ज़ाहिर बात है उस आइडिया को असली बिज़नेस में कन्वर्ट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक टूल की, और वो टूल होता है बिज़नेस प्लान। बिज़नेस प्लान के ज़रिए बिज़नेस आइडिया को फिज़िकल बिज़नेस में हम कन्वर्ट करते हैं। और किसके लिए बिज़नेस प्लान बनाया जाता है, इंटरनल यूज़र्स के लिए और एक्सटर्नल के लिए भी। इंटरनल जो होते हैं वो एंटरप्रेन्योर होते हैं और जो कि इमीडिएट गाइडलाइन हासिल करते हैं कि स्टार्ट करें बिज़नेस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के ज़रिए। एक्सटर्नल यूज़र्स कस्टमर्स होते हैं जो कि ऑर्डर कर सकते हैं, प्री ऑर्डर कर सकते हैं या इनिशिएट कर सकते हैं ट्रांजेक्शन एडवांस में एंटरप्रेन्योर्स के साथ। सो एक्सटेंड क्या है, हद क्या है बिज़नेस प्लान की। सो जो लेंथ और डेप्थ होती है बिज़नेस प्लान की, वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, एंटरप्रेन्योर के ख़ुद के ऊपर भी डिपेंड करती है वो। इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी बिज़नेस की, बिज़नेस कितना कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है, कितने कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं, अनसर्टेनिटी का लेवल क्या है, किस हद तक अनसर्टेनिटी पाई जा रही है या सर्टेनिटी पाई जा रही है, टाइम की अवेलेबिलिटी क्या है, मॉनेटरी रिसोर्सेज यानी कि जो पैसे वगैरह हैं। और उसके बाद ये कि व्हाट आर द फीचर ऑफ अ बिज़नेस प्लान। बिज़नेस प्लान के जो फीचर्स होते हैं वो क्या है। पहली तो चीज़ तो ये कॉम्प्रिहेंसिवनेस होती है। एक प्लान जो है बिज़नेस प्लान कॉम्प्रिहेंसिव हो ताकि वो कवर करे तमाम एस्पेक्ट जो एक न्यू बिज़नेस स्टार्टअप के लिए। कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन की। इसको इस तरह से बनाया जाए कि क्वालिटी कम्युनिकेशन हो, गाइडेंस हो। एक प्लान को लाजमी कॉम्प्रिहेंसिव एनफ होना चाहिए और वेल कम्युनिकेट किया जाए ताकि ये गाइड करे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों यूज़र्स को। सो फॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस है। एक बिज़नेस प्लान में लाजमी तौर पर शामिल होना चाहिए फॉर्मल प्रोसीजर स्टेप्स ताकि इसको बनाया जाए कॉम्प्रिहेंसिव, डेली कम्युनिकेट हो, एक सबटल सोर्स होना गाइडेंस की उसके स्टेक होल्डर्स के लिए।
सो व्हाट इज़ स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट और कॉन्टेस्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान। सो इसके अंदर जो है वो कंटेंट्स जो है होते हैं इसके, उसके अंदर शामिल है टाइटल या फिर कवर पेज का होना, टेबल ऑफ कंटेंट्स होना जो कि गाइड करता है रीडर्स को कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, एग्जीक्यूटिव समरी, एक समरी दी जाती है, मैनेजमेंट प्लान का होना, टोटल प्रोडक्ट और सर्विस प्लान होना, ऑपरेशन और प्रोडक्शन प्लान, फाइनेंशियल प्लान और अपेंडिक्स का भी होना। और उसके बाद है NABC। अब इसकी एब्रीवेशन भी आ सकती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है नीड, अप्रोच, बेनिफिट, कंपटीशन। अब ये जो अप्रोच है ये एक फ्रेमवर्क है ताकि बेटर स्ट्रक्चर किया जाए और प्रेजेंट किया जाए आपके बिजनेस आइडियाज़ को। और नीड, वांट एंड डिमांड की अगर हम बात करते हैं, सो नीड की हम बात करते हैं तो तब होती है जब किसी चीज़ की कमी होती है। अगर आपको भूख लग रही है तो आपको ज़रूरत है खाने की। फिर वांट जो है वो क्या होती है, स्पेसिफिक हो जाती है। अब आपको भूख लगी है लेकिन आप पिज़्ज़ा खाना चाह रहे हैं, बर्गर खाना चाह रहे हैं, या फिर आप दाल खाना चाह रहे हैं, तो ये फिर वांट हो जाएगी। और डिमांड तब होती है जब आप कोई भी चीज़ खाना चाह रहे हैं तो या ख़रीदना चाह रहे हैं तो उसके पास आपके लिए इतने पैसे भी हों कि आप उसको ख़रीद सकें, तो फिर वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी, वांट। सो मार्केट ऑफरिंग की अगर हम बात करते हैं, सो एज ये है क्या, कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट का, सर्विस का, इन्फॉर्मेशन का, ये एक्सपीरियंस का जो कि ऑफ़र किया जाता है एक मार्केट को कि सेटिस्फाई किया जाए नीड या वांट को। सो सेटिस्फाई करना होता है नीड या वांट को। और बिज़नेस मार्केट की हम बात करें, सो जब बिज़नेस मार्केट में क्या होता है कि सेल किया जाता है बिजनेसेस को, जबकि कस्टमर मार्केट में कस्टमर्स को सेल किया जाता है। हम नॉर्मली जिन मार्केट्स में जाते हैं वो कस्टमर मार्केट्स होती हैं क्योंकि वहाँ पे कस्टमर्स को सेल किया जाता है। और जो बिजनेसेस होते हैं वो ज़ाहिर बात है अपने लिए जो सामान मंगाते हैं वो ज़्यादातर बिज़नेस मार्केट से मंगाते हैं, जैसे कोई मशीनरी वगैरह मंगाई जा रही है। कस्टमर्स की अगर हम बात करते हैं, कस्टमर्स भी कई तरह के होते हैं। स्ट्रेंजर्स होते हैं, ऐसे कस्टमर जो कि लो पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी है, इनसे फ़ायदा भी आपको इतना ज़्यादा नहीं होगा और लॉयलिटी भी इनकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लॉयल भी नहीं होंगे, बार बार भी नहीं आएंगे ये। बटरफ्लाइज होते हैं, होते तो प्रॉफिटेबल है लेकिन लॉयल नहीं होंगे, ये इसलिए इनको बटरफ्लाई कहा जाता है, एक तरह से फ्लाई कर जाते हैं, तो लॉयल नहीं होंगे, ये प्रॉफिटेबल हैं लेकिन बार बार नहीं आएंगे। ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, अब ये ऐसे होते हैं जो कि प्रॉफिटेबल भी हैं और लॉयल भी हैं, आएंगे भी आपके पास बार बार, फ़ायदा भी आपको मिलेगा। और बार्निकल्स होते हैं, ये अब ऐसे तो होते हैं जो कि लॉयल होते हैं, बार बार आना भी चाहेंगे, आएंगे भी, लेकिन प्रॉफिटेबल इतने नहीं होते, इतना जो है, तो ये वक्त के साथ ट्रू फ्रेंड में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो अब कुछ टर्म्स हैं। अब वायरल मार्केटिंग का वर्ड आप सुनते हैं, वायरल का वर्ड सुनते होंगे एक्चुअली, कि वायरल हो गई ये वीडियो या कुछ पोस्ट वायरल हुई हुई है, तो वायरल मार्केटिंग के अंदर आ जाता है वो सब। वायरल मार्केटिंग, अंडर कवर मार्केटिंग, डिफ्यूजन मार्केटिंग, प्रोडक्ट सीडिंग, ये तमाम वर्ड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं बज़ मार्केटिंग के लिए। और इसके अलावा गोरेला मार्केटिंग जो होती है एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर अनकन्वेंशनल और लो कॉस्ट मार्केटिंग टैक्टिक्स का यूज़ किया जाता है ताकि प्रोड्यूस किया जाए मैक्सिमम रिजल्ट्स को। सो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफ़र की जाती है कंज्यूमर्स को, जिसके अंदर शामिल है कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट, जबकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ़र की जाती हैं ज़ाहिर बात है फर्म्स को, ताकि फर्दर प्रोसेसिंग की जा सके, जैसे कि रॉ मटेरियल है या फिर यूज़ किया जा सके बिज़नेस करने में, जैसे कि मशीनरी है। सो प्रोडक्ट क्वालिटी है क्या, उसको डिफाइन किया जाता है एज अ जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट या सर्विस। क्वालिटी वाली कोई प्रोडक्ट होगी तो जाहिर बात है वो जीरो डिफेक्ट होगी, उसके अंदर डिफेक्ट नहीं पाए जाएंगे। नाउ द बाइंग प्रेफरेंसेस। बिजनेस बाइंग सिचुएशन वो होती है जिसके अंदर बायर रूटीनली जो है वो रीऑर्डर करता है किसी चीज़ को, बार बार वो ऑर्डर करेगा बगैर किसी मॉडिफिकेशन के, यानी कि उसमें चेंजेस नहीं होगी, उसको स्ट्रेट रीबाई कहते हैं। सो बिजनेस बाय सिचुएशन के अंदर जहाँ पर बायर मॉडिफाई करता है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्राइजेस, टर्म्स या सप्लायर, वो खिलाया जाता है मॉडिफाइड रीबाय। जहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है वो मॉडिफाइड रीबाय हो गया। और ऐसी बिजनेस बाइंग सिचुएशन जिसमें बायर जो है वो परचेज करता है प्रोडक्ट या सर्विस पहली बार, उसको हम कहेंगे न्यू टास्क। सो ये है। और पैकेजिंग की हम बात करते हैं, सो इसके अंदर क्या होता है कि डिज़ाइन किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है कंटेनर या रेपर जो प्रोडक्ट का। सो आप देखते हैं कि प्रोडक्ट्स जो आती हैं वो किसी कंटेनर या रेपर के अंदर आती हैं, जो कि पैकेट में आने वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं। और लेबलिंग जो होती है ज़ाहिर बात है वो पैकेजिंग के ऊपर ही होती है। एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है प्रोडक्ट के बारे में, उसके कंटेनर, पैकेजिंग या फिर प्रोडक्ट के ऊपर भी आप देखते हैं कि चीज़ें लिखी हुई होती हैं कई बार। और कई सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो रेगुलेटरी अथॉरिटी की वजह से बहुत क्रिटिकल हो जाती है लेबलिंग। मेडिसिन वगैरह की अगर हम बात करें, सो प्लेसमेंट की हम बात करते हैं, तो प्लेसमेंट के अंदर तमाम मैटर जो कि रिलेट करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट से, जोग्राफिकल लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और जो प्रोडक्ट का डिस्प्ले होता है। और न्यू प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ की हम बात करते हैं, तो प्राइस स्कीमिंग की जाती है जहाँ पर हाई प्राइस चार्ज किए जाते हैं स्टार्ट में, और पैसेज ऑफ टाइम जो है लो प्राइस कर दिए जाते हैं। प्राइस स्कीमिंग में ऐसा होता है। और पेनिट्रेशन में क्या किया जाता है कि शुरू में लो प्राइस चार्ज किए जाते हैं
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर हासिल किया जा सके। नाउ दी मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। फिलिप कॉटलर ने डिफाइन किया है मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स को कुछ इस तरीके से कि स्पेसिफिक ब्लेंड होता है प्रमोशन टूल्स का। प्रमोशन टूल्स को ख़ास तरीके से ब्लेंड किया जाता है जो कि कंपनी यूज़ करती है परसुएसिवली कम्युनिकेट करने के लिए, कस्टमर वैल्यू भी और बिल्ड करना कस्टमर रिलेशनशिप्स। सो नाउ दी पब्लिक रिलेशंस। सो बिल्ड करना अच्छा पब्लिक रिलेशन जो है कंपनी की बहुत सी पब्लिक के साथ हासिल करते हुए फेवरेबल पब्लिसिटी और बिल्डअप करना अच्छा कॉर्पोरेट इमेज, हैंडलिंग या फिर जो हेडिंग ऑफ करना अनफेवरेबल र्यूमर्स, स्टोरीज और जो इवेंट्स होते हैं। सो लीडरशिप बिहेवियर जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का एक बिजनेस वेंचर के, और जो लीडरशिप स्टाइल आप चूज़ करते हैं वही डिसाइड करता है लॉयल्टी आपके एम्प्लॉयज़ की या टीम की, यानी कि लीडरशिप स्टाइल से एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। सो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं। फंक्शनल हमारे यहाँ पे काफ़ी कॉमन है जिसमें डिपार्टमेंट्स को बनाया जाता है फंक्शनल बेसिस के ऊपर, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ये तमाम डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। तो आप देखते हैं ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा है। इसके अलावा प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर है जिसमें डिवाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आइडियल होता है जहाँ पे मल्टीपल स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट होती हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की बेस के ऊपर डिवाइड किया जाता है। सो पार्टनरशिप की बात करें तो ये एक लीगल एंटिटी होती है जिसको दो से ज़्यादा लोग बनाते हैं, और पार्टनर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं तमाम लॉसेस और डेट के लिए भी, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस पे बहुत ज़्यादा डेट आ जाता है, इतना कि बिज़नेस की वैल्यू से भी ज़्यादा, तो फिर ऐसे सिचुएशन में पार्टनर्स की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी सेल होंगी, उनके अपने घर या उनके घर का सामान भी सेल होगा, उनकी पर्सनल गाड़ी भी सेल हो सकती है डेट को पे करने के लिए। सिंगल मेंबर कंपनी की बात करते हैं तो एक ऐसी कंपनी है जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है जिसको सिर्फ एक ही मेंबर ऑन करता है, या जिसको हम डायरेक्टर भी कह सकते हैं। और ये जो कंपनी है इसको SECP ने 2017 के एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, मैनेज करना फाइनेंसेस जो है इफेक्टिवली। सो हर बिजनेस को ज़रूरी होता है कि वो मैनेज करे फाइनेंसेस, और एंटरप्रेन्योर के लिए अरेंज करना और मैनेज करना फंड्स को और अर्न करना मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो मस्ट है। सो ना दी प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब ये जो है सिमिलर होते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब नॉर्मली तौर पे जो अकाउंटिंग के अंदर स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, अगर आपने अकाउंटिंग का कोर्स पढ़ा है तो वहाँ पर हिस्टोरिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन जो प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वैसे तो ये उससे फॉर्मेट तो वही होता है, लेकिन ये शो करते हैं प्रोजेक्टेड फिगर्स को, ना कि जो एक्चुअल अमाउंट है उसकी बजाय प्रोजेक्टेड अमाउंट्स को शो कर रहे होते हैं। और इसको प्लानिंग टूल के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, और ये सोर्स हो सकता है कि कंट्रोल किया जाए एक्सपेंसेस को भी। रेशियो एनालिसिस की बात करें, एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए डिटरमाइन किया जाता है फाइनेंशियल हेल्थ या ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंपनी की, और एक्चुअल सेल्स फिगर्स को जो है वो कंपेयर नहीं किया जा सकता रेशियो से, एक्चुअल सेल्स फिगर को कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो रेशियोज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और रेशियो एनालिसिस जो है वो किया जाता है ताकि कंपेयर किया जाए कंपनी की परफॉर्मेंस दूसरी कंपनीज़ के साथ, और कंपेयर किया जाए परफॉर्मेंस जो है कंपनी के डिपार्टमेंट्स की एक दूसरे के साथ भी। और ग्रीनियर ग्रोथ मॉडल ऑफ बिजनेस की हम बात करें, अब ये मॉडल पेश किया गया था हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अंदर। प्रेजेंट करता है डिटेल जो है पोटेंशियल चैलेंजेस जो कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए हैं जब बिज़नेस ग्रो हो रहा है उस दरमियान, और इस मॉडल के अंदर हर ग्रोथ फेज़ जो है वो बना जो है एक पीरियड से रिलेटिवली स्टेबल ग्रोथ के फॉलोड बाय क्राइसिस। और इस मॉडल के अंदर क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ही जो पहला फेज़ है बिज़नेस ग्रोथ का। इसके अलावा कॉस्ट रिडक्शन, एग्जिस्टिंग और जो सर्वाइवल जो है वो रहे फोकस इस फेज़ का। और जो फेज़ 2 है इस मॉडल के अंदर वो डायरेक्शन आपको देना है, प्रॉपर डायरेक्शन लोगों को जो कि वर्क कर रहे हैं आपके साथ और आपके अंडर। जबकि ये स्टेज जो है वो ये भी लेकर आता है जो क्राइसिस है लीडरशिप के। और फेज़ 3 जो है डेलीगेशन स्टेज है। सो डिफरेंट फंक्शंस के अंदर एंटरप्रेन्योर को जो है वो डेलीगेट करना होता है वर्क, क्योंकि वो खुद से परफॉर्म नहीं कर सकता तमाम टास्क। ज़ाहिर बात है किसी के लिए एक के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो हर चीज़ कर सके। और जो फेज़ 4 है बिज़नेस ग्रोथ का, वो कोऑर्डिनेशन होता है इस स्टेज के ऊपर बिज़नेस जो है वो उनकी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। और फेज़ 5 जो होता है वो है कोलैबोरेशन का, और यहाँ पर बिज़नेस की जो है वो सिग्निफिकेंट ग्रोथ होती है सेपरेट डिपार्टमेंट्स के साथ। फेज़ 6 जो होता है इस मॉडल का वो होता है थ्रू अलाइंसेस। और कभी कभी एक बिज़नेस जो वो रीच करता है स्टेज ऑफ मेच्योरिटी और डिफ़िकल्ट होता है बिज़नेस के लिए कि वो ग्रो करें ख़ुद से, तो फिर अलाइंस वो करते हैं, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फॉर्म्स होती हैं।
अब मर्जर्स की अगर हम बात करें, कई तरह के मर्जर हैं। हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या होता है कि दो बिजनेसेस जो कि डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होते हैं और सेम प्रोडक्ट लाइन होती है और मार्केट भी होती है, वो आपस में मिलके एक नया बिजनेस बना लेते हैं। जबकि वर्टिकल मर्जर में क्या होता है कि कंपनी मर्ज कर जाती है उसके सप्लायर के साथ ताकि वो फॉर्म करें न्यू बिजनेस और वैल्यू एडिशन और प्रोडक्ट ऑफरिंग में। कॉन्ग्लोमरेशन भी होता है एक ऐसा मर्जर जहाँ पे दो बिजनेसेस जिनकी बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, डिफरेंट मार्केट और डिफरेंट नेचर होती है, वो कंबाइन करके न्यू बिजनेस बना लेते हैं। BCG मैट्रिक्स की बात करें, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स का इन्होंने डेवलप किया था, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप वालों ने, जो कि ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी कहलाया जाता है और एक स्ट्रैटेजिक टूल है जो कि हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर को डिसाइड करने में कि कौन सी प्रोडक्ट या मार्केट जो है उसका बेस्ट स्कोप है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो स्टार की कैटेगरी में भी फॉल करती है, ऐसी प्रोडक्ट जिसकी मार्केट शेयर भी ज़्यादा है और ग्रोथ भी ज़्यादा होता है। कैश काउ, शेयर ज़्यादा है लेकिन ग्रोथ नहीं है। क्वेश्चन मार्क, ग्रोथ है लेकिन शेयर नहीं है, मार्केट शेयर नहीं है। और डॉग में जो प्रोडक्ट फॉल करेगी ना उसका मार्केट शेयर ज़्यादा होगा और ना ही ज़ाहिर बात है ग्रोथ होगी। तो ऐसी प्रोडक्ट ज़ाहिर बात है उसका मार्केट में सर्वाइव करना फिर बहुत मुश्किल होता है और वो इवन के ब्रेक इवन तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं एनसॉफ मैट्रिक्स की, ये भी एक बहुत अच्छा टूल होता है एनालाइज करने के लिए प्रोडक्ट या मार्केट एक्सपेंशन। मार्केट डेवलपमेंट जो होती है, अब इस मैट्रिक्स के अंदर मार्केट डेवलपमेंट में यहाँ पे क्या होता है कि सेम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराया जाता है दूसरी मार्केट के अंदर, इसीलिए मार्केट डेवलप हो रही है क्योंकि नई मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है सेम प्रोडक्ट को। मार्केट पेनिट्रेशन में क्या होता है कि मार्केट या प्रोडक्ट सेम रहती है, उसी में ही सेल को बढ़ाया जाता है। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई जाती है सेम मार्केट में, इसलिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और डाइवर्सिफिकेशन के अंदर नई जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है नया बिजनेस दूसरी ही मार्केट में है। अब आज के दौर में डिजिटल एज है और इसके जो इश्यूज़ हैं वो भी हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से रेवोल्यूशन आ चुका है डिजिटलाइजेशन का, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। और ई कॉमर्स जो है आज के दौर में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है डिजिटलाइजेशन की वजह से। अब इससे कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं क्योंकि हर फर्म्स की आप देखते हैं अपनी अपनी वेबसाइट उन्होंने बना दी है। और ट्रांसपोर्टेशन और जो पेमेंट मेथड हैं वो भी अवेलेबल हैं इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए और इसी वजह से इंक्रीज़ हो चुका है कस्टमर बेस बिजनेसेस के लिए। एक सिस्टम जो कि ऑर्गेनाइज है एक सेट ऑफ इंटरेक्टिंग और इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम में, जो कि एक साथ मिलके वर्क करते हैं एज अ होल ताकि अचीव करे पर्पस। और एक इकोसिस्टम जो है पावरफुल कोलैबोरेटिंग नेटवर्क है डायनेमिक इंटरेक्टिंग सिस्टम का और सब सिस्टम जो कि जिसका जो एक एवर चेंजिंग सेट है डिपेंडेंसीज का गिवन कॉन्टेक्स्ट में। नाउ दी एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, एक एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम जो है सोशियो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, स्केलेबिलिटी की और सस्टेनेबिलिटी की एज अ डायनेमिक इंस्टीट्यूशनली एम्बेडेड इंट्रैक्शन जो कि है एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड एबिलिटीज़ के दरमियान और जो एस्पायरेशन है इंडिविजुअल्स की तरफ से जो कि ड्राइव करता है एलोकेशन न्यू रिसोर्सेज क्रिएशन के ज़रिए और ऑपरेशन के ज़रिए नए वेंचर्स की। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।